नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा घटना चक्र का भारतीय इतिहास चल रहा है उसके तहत हम आधुनिक भारत को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं अपने में। और इसी के एवज में आपका आज लेक्चर नंबर ये 21 होगा। और इसी लेक्चर नंबर 21 के तहत ही आज आपको ये पता लगेगा कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड अर्थात 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके पीछे कारण क्या था, किसने इसको अंजाम दिया था, कौन अंग्रेज था ऐसा, और उस समय ये कह लो कि वायसराय कौन था भारत का। देखो इन सब के सवाल आपके जो आंसर हैं आपको इसी में ही मिल जाएंगे आज आपको। और देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर जितने भी इसने घटना चक्कर में टॉपिक दिए हुए हैं वो इसने मेन मेन टॉपिक ही उठाए हैं जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो वीडियो होगा आपका, ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो देखो रोलेट एक्ट में क्या क्या हुआ था और जलियांवाले बाग हत्याकांड में क्या क्या हुआ था, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद में हम चलेंगे इसकी तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। कि कुछ तरह का आपको इससे ये अंदाजा मिल जाएगा कि क्वेश्चन आप जो आयोग क्वेश्चन बना रहा है वो किस तरीके के क्वेश्चन आयोग बनाता है। आयोग की आपको मंशा समझ में जरूर आ जाएगी क्वेश्चनों को देखने के बाद में। और उसके बाद में आप अपना पूरी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम इसको लेकर। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रभावी योजना का निर्माण करना था। आतंकवाद को कुचलने के लिए मतलब जो भारत में उग्रवादी या फिर ये कह लो जो गर्म दल के नेता थे उनको रोकने के लिए इस तरह का रोलेट एक्ट लाएगा। किसकी अध्यक्षता में, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। और रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे और बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा गया है यहाँ पर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो 1916 से 1921 तक के कार्यकाल तक रहेंगे। इसका मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो किस वायसराय के शासनकाल में हुआ, तो वो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो वो लॉर्ड तो नहीं कहेंगे इन्हें, केवल आप नाम ले सकते हैं चेम्सफोर्ड। लॉर्ड आप जानते हैं कौन होता है, लॉर्ड होते हैं ईश्वर। क्या ये अपने आप को ईश्वर मानते थे, और यदि ये ईश्वर मानते तो ये इस तरह का काम भारत में आकर करते। तो कहने के लिए केवल लॉर्ड लगाते हैं ये, बस आप लॉर्ड नहीं लगाना, केवल नाम से इन्हें संबोधित कर सकते हैं। कार्यकाल में वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। और अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट या रोलेट सत्याग्रह के लिए तीन राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। जैसे एक तो था होम रूल लिंग, दूसरा था खिलाफत आंदोलन और तीसरा हुआ था सत्याग्रह सभा। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक तो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल। की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग था, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई तथा जहां जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों साथ ये 1000 लोगों की जो संख्या बताई गई है ये हंटर कमीशन के अनुसार बताई गई है। लेकिन नहीं, 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो हंटर कमीशन बना था इसकी जांच के लिए, देखो हंटर कमीशन 1982 में एक शिक्षा के लिए भी आया था, वो अलग है। लेकिन हंटर कमीशन यहाँ भी बना था, इसकी जांच के लिए यहाँ पर बना था, ये जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो इस जांच ने केवल 379 लोगों की हत्या कराया, मतलब हत्या मानी थी कि यहाँ पर जो जनरल डायर ने गोलियां चलवाई हैं उसके कारण 379 लोगों की केवल मृत्यु हुई है। लेकिन लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी वहां पर। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था।
इस कमीशन में एच शीतलवाड़, पंडित जगन नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव्य क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर ने उसको उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस की जांच समिति की एक रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीन बंधु सी एफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। अब देखो, ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब जरा इसके प्रश्न के बारे में भी देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कहते हैं। देखो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया था? नहीं। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया था? ये भी नहीं। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने को अधिकृत किया था? तो आंसर आपका सी ही होगा। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया। रोलेक्ट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया। रोलेक्ट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? देखो, रोलेक्ट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ये देखो, भूमि सुधार नहीं, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। आंसर आपका बी ही बनेगा। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट जो भारत में लागू हुआ था वो 1919 में लागू हुआ था। आंसर आपका बी होगा। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? देखो, रोलेक्ट एक्ट का क्या लक्ष्य था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन देना, ये नहीं था। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा होना, ये है आपका आंसर। देखो, खिलाफत आंदोलन से इसका कोई संबंध नहीं है और प्रेस की स्वतंत्रता से भी इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए आंसर आपका बी ही होगा। नेक्स्ट, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। क्या ये सही है आपका? हाँ, ये सेडिसन कमेटी के आधारित पर ही आया था। रोलेक्ट एक्ट, ये कह रहा है कि सही कौन सा है। ठीक है। रोलेक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूलिंग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी आपका ठीक है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेक्ट सत्याग्रह के साथ हुए थे? नहीं, ये नहीं था। साइमन कमीशन तो देखो कब आएगा, साइमन कमीशन आएगा 1927-28 के बीच। तो इसका मतलब क्या ये नहीं होगा? तो इसका मतलब एक और दो ही सही है केवल। आंसर बी होगा आपका। रोलेक्ट एक काला कानून था जिसे में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेक्ट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। 1919 में जब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग ने भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसमें जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इनका स्वागत किया गया। नेक्स्ट, जब रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि रोलेक्ट एक्ट जब पारित हुआ तो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 21 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट जो पारित हुआ था वो हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। आंसर सी होगा आपका। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, देखो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ये हो सकता है। अब देखो, बेस्ट देखना है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करना, ये नहीं था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, ये भी नहीं था आपका। देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, ये भी नहीं था। तो आंसर आपका ए ही लगेगा।
मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुए विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। तो अखिल भारतीय में गांधी का जो पहला साहसिक कदम था वो था रोलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए तीन राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूलिंग, खिलाफत सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये कौन थे? देखो, ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं, गांधी जी ये भी नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर ये भी नहीं थे, आपके स्वामी श्रद्धानंद थे। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। द अर्नाकिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। देखो, इसे कहा जाता था रोलेट एक्ट। आंसर आपका ए होगा। अर्नाकिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रोलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर आधारित था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये कौन सी घटी थी? तो ये थी आपकी रोलेट एक्ट का बनना। आंसर आपका बी होगा। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर के ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में, सांप्रदायिक अवार्ड जो आया था वो 1932 में, और साइमन कमीशन का भारत आना हुआ था 1928 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आंसर आपका सी होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रोलेट सत्याग्रह के संबंध में। आंसर आपका बी होगा। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। देखो, किस के रूप में संबंधित है ये आपको देखना है। देखो, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी नहीं, ये तो 1911 में हो गई थी। जलियांवाला बाग त्रासदी से। आंसर आपका बी होगा। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। आंसर आपका सी, पंजाब के अमृतसर में ये कांड हुआ था। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो देखो, जनरल डायर का नाम जो जुड़ा है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही जुड़ा है, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुए? देखो, स्वामी श्रद्धानंद और मजरूम हलक नहीं, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ये भी नहीं है, महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद नहीं, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनकी एवज में हुए थे। आंसर आपका टी होगा। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल रेगनीलैंड एडवर्ड हैरी टायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 अर्थात 379 लोग ही मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? देखो, क्यों हुए थे इसका कारण आप भी जानते हैं। देखो, क्योंकि जो सैफुद्दीन किचलू थे और जो सत्यपाल मलिक थे के बंदी बनाने के विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। आंसर बी होगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो वो ऐसा किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना ने रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई अपनी नाइटहुड की उपाधि टैगोर ने लौटा दी, और टैगोर ने कहा था कि समय आ गया है अब जब सम्मान के तमके अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में इस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को लौटा दिया था। देखो ये थे ऐसा करने वाले, नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आंसर आपका सी। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? देखो नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था जलियांवाला बाग नरसंहार के रूप में। बी आंसर हो। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? वो ये त्यागी थी आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के। देखो एक ही सवाल देख रहे हैं आप, कई कई बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, देखो नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन है और दूसरा कारण है उसका। एक अभिकथन है और कारण है, ये आपको बताना है। अब देखो कौन सा सही है, ये आपको कूट का चयन करना है इसमें। अब ऐसे सवालों का कूट का चयन आप जब भी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एकदम। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, ठीक है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। देखो ऐसा था नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के एवज में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी। तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। अब आप इसमें आंसर मैच करा लो तो इसका मतलब सी लगेगा, ए सही और आर गलत होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये थे शंकर नारायण साहब ने। आंसर सी होगा आपका। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कोई ये दिया था शंकर नारायण साहब ने। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? फिर से वही रविंद्रनाथ टैगोर जी। आंसर सी होगा आपका। घटनाओं के सही क्रम में नीचे दिए गए कूट को आपको बताना है कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में। देखो जलियांवाला बाग नरसंहार, सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, अमृतसर 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। अब पहले आप इसमें देखो मिलान कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग में जनता क्यों इकट्ठी हुई थी? क्योंकि जो सैफुद्दीन किचलू थे और जो सत्यपाल मलिक थे, इनकी रिहाई के लिए इकट्ठी हुई थी। इसका मतलब पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया होगा तो इनको बंदी बनाया गया। इसका मतलब दो पहले आएगा आपका। अब इसमें इसे बी को भी हटा दो, डी को भी। अब उसके बाद में क्या होगा, फिर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार, तो इसके बाद में एक आएगा और उसके बाद में फिर तीन लगे। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू ने 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। देखो हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आंसर आपका इसमें बी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव्य क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? तो किसने मारा था? तो ये मारा था सरदार उधम सिंह जी ने। आंसर सी होगा आपका। तो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। ये मारा गया था उधम सिंह जी के द्वारा। आंसर डी होगा आपका। ऊधम सिंह ने लंदन में मारा था, तो किसको मारा था? देखो लंदन में किसको मारा था उन्होंने? सर माइकल ओ डायर को। आंसर सी होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? देखो ये सौंपा गया था स्वयं महात्मा गांधी को। आंसर बी होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, पर कांग्रेस जांच समिति की एक रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रांक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही माना था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रांक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्प्सफोर्ड। आंसर ए होगा।
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक थे और इसी समय रोलेक्ट एक्ट 1919 में पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड और सुधार लाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू निवारक हत्या के नाम से भी विशेषीकृत किया गया है? तो ये थे आपके जलियांवाला बाग नरसंहार, आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपका 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी और तीन बंधु C.H. एंड्रयूज ने हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जन संहार की घटना घटी थी? तो ये था आपका द रोलेक्ट एक्ट, आंसर आपका सी होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी तथा न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर दो प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को द रिलेक्ट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया था। सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के दो नेताओं सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी जनरल डायर को निर्देशित कर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतना ही आपको पढ़ना है, इतने ही इसमें क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन बने, देखो क्वेश्चन कभी तो आयु क्या करेगा, दो क्वेश्चनों को एक साथ मर्ज करेगा और आंसर आंसर आपसे पूछ लेगा। तो ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा डीपली पढ़ना है इन चीजों को, ठीक। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, आपका नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो वहां से आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और जो आपको हिस्ट्री, मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री यूट्यूब पर पढ़ाई है विद कॉन्सेप्ट के साथ, यदि उसको रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, और मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपका लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।